जय हिंद। स्वागत है इस हफ्ते के वीकली जियोपॉलिटिक्स अपडेट एनालिसिस में, जहां हम रिसर्च और फैक्ट के साथ हर खबर को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। सोचिए, एक ही हफ्ते में एक भयानक प्लेन क्रैश, मिडिल ईस्ट में वॉरकास्ट, ये एक सेपरेटली वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं। 7 जून 2025 को एक एयर इंडिया का एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, लेकिन कुछ फीट ऊपर उठते ही प्लेन क्रैश हो गई। इसमें से 241 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ होगी, सिर्फ एक सर्वाइवर है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक सिग्नल है कि हमारे एविएशन सेफ्टी, रेस्पॉन्स सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसराइल का ईरान पर बड़ा अटैक। 13 जून 2025 को इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, एक मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक ईरान के खिलाफ। 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स और बहुत सारे ड्रोन से ईरान के 100+ न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिसाइल बेसिस और IRGC के सीनियर लीडर टारगेट बने। सैटेलाइट इमेजरी और लोकल रिपोर्ट के हिसाब से ईरान को काफी नुकसान हुआ। इसराइल PM नेतन्याहू ने कहा, ये एक प्रिमिटिव स्ट्राइक थी जिसका मकसद ईरान को न्यूक्लियर वेपन से रोकना था। यह ऑपरेशन मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है और भारत के लिए एनर्जी और डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट का सिग्नल है। ईरान ने जवाब में हेवी मिसाइल्स बैरेज लॉन्च किया। ईरान ने जेरूसलम में अटैक किया। आयरन डोम भी सब कुछ रोक नहीं पाया। इंडिया के लिए कॉन्सर्न क्लियर है, क्रूड ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। प्राइसेस $80 पर बैरल के करीब पहुंच गए हैं। PM मोदी ने इसराइल के नेतन्याहू को कॉल करके कॉन्सर्न राइज किए। भारत को अब एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और डाइवर्सिफाई करना होगा। भारत ने फिर से एक बार गाजा सीज़फायर रेजोल्यूशन पर एब्सटिंग किया। तीसरी बार ऐसे ही हुआ। इसका मतलब भारत ना इसराइल के खिलाफ जा रहा है, ना अरब वर्ल्ड के। ये एक मैच्योर डिप्लोमेसी है, जहां इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना रहा है। इंडिया कनाडा रिलेशन एंड G7 समिट। PM मोदी ने कनाडा के नए PM कार्नी का G7 इनवाइट एक्सेप्ट किया। रिसेंट टेंशन के बाद दोनों लीडर्स में पॉजिटिव टोन में टॉक्स की। क्या ये नए भरोसे की शुरुआत है, और क्या इसका इम्पैक्ट इंडो कैनेडियन स्टूडेंट और ट्रेड राइज पर पड़ेगा? लेकिन मैं जैसे ही ये न्यूज सामने आ रहा है, तब से देख रहा हूँ कि एक्स पे बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। आप खुद देखिए। अगर कनाडा सच में चाहता है कि इंडिया के साथ एक फ्रेंडशिप बनाए रहे, तो ये सब डेफिनेटली बंद करना होगा। इंडिया चाइना रिलेशन। 6 साल के बाद इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हो गई है। इसी के साथ दोनों देशों ने रिवर डाटा शेयर करना वापस से स्टार्ट कर दिया है और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से अलाउ कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टेम्पोररी शांति है, या फिर दोनों देश वाकई में अपना रिश्ते सुधार रहे हैं? क्या भारत को अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को रिलैक्स करना चाहिए, या और ज्यादा अलर्ट रहना हो चाहिए? क्योंकि ये डेवलपमेंट पॉजिटिव दिखता है, लेकिन पास्ट टेंशन जैसे गलवान क्लैश हमने याद दिलाता है कि चाइना के साथ संबंध कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका थॉट्स कमेंट में बताइए। इकोनॉमिक सर्वे 2025। इंडिया का जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स अब 133.6 पे है। ये 2023 के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट 3.2 तक गिर गया है। हालांकि यहाँ पे मुझे ऐड करना हो पड़ेगा कि भारत जैसा इतना आबादी वाला देश में इतना से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अपने चारों ओर देखें, कितना सारा अनएम्प्लॉय लोग भी देखेंगे आपको। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सॉल्व करना होगा। हमारे पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ सबसे ज्यादा यूटी है, तो हम अगर सही दिशा में गाइड हुए तो हम इन द फ्यूचर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन 41.7 तक बढ़ गई है। ये दिखता है कि इंडिया की इकोनॉमी इंटरनली धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 आ चुकी है और इंडिया का पोजीशन फिर से कॉन्सर्न बन गई है। इंडिया 131 रैंक पर है 148 कंट्रीज में से। ये मतलब है कि जेंडर इक्वलिटी के मामले में हम अभी भी दुनिया के नीचे के जो 20 देश है उनमें से है। रिपोर्ट के हिसाब से वुमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और एजुकेशन एक्सेस में भी गैप काफी ज्यादा है। पॉलिसी और ग्राउंड लेवल दोनों जगह काम करने की जरूरत है।
इस हफ्ते सिक्योरिटी फ्रंट पे भी कुछ सीरियस थ्रेट्स एंड डेवलपमेंट देखने को मिले। सबसे पहले पुणे की न्यूज, वहाँ 4 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को अरेस्ट किया गया। इन लोगों पर डॉक्यूमेंट फॉर्जरी और लोकल आइडेंटिटी बनाने का भी केस है। ये इशू सिर्फ इलीगल एंट्री नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी मैटर बन चुका है। कैसे एक बांग्लादेशी बाहर से आके यहाँ पे अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब बना सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। अभी कोई भी आके 2000 5000 में आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना सकता है। इसके बारे में सेंट्रल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान देना होगा और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। दूसरी बड़ी खबर मुंबई से, एक एयर इंडिया क्रू मेंबर को गोल्ड स्मगल केस में पकड़ा गया। कस्टम्स ऑफिशियल ने उनके कैबिन लगेज में हाई वैल्यू गोल्ड रिकवर किया। अब पूरी एयरलाइन क्रू ट्रेनिंग प्रोसेस को और स्ट्रिक्ट बनाने की बात हो रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट दिल्ली से, पॉस्को एक्ट के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट की गई है। इसका फोकस बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को पहचानना, रिपोर्ट करना और प्रिवेंट करना। स्कूल लेवल पे बच्चों की सेफ्टी को सीरियस लिया जा रहा है और ये ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपको क्या लगता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स का बढ़ना हमारे लिए चैलेंज है या ग्रोथ का सिग्नल है? क्या एयर इंडिया क्रैश जैसा इवेंट्स हमारे एविएशन सेफ्टी को बदलेगा और मिडिल ईस्ट की वॉर का भारत पर क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा? कमेंट करके अपना थॉट्स बताइए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना ना भूले, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।